हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के जीके सीरीज़ में। जीके सीरीज़ के अंतर्गत अभी हम लोग हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, जो क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी नोट्स पर आधारित है। इसके अंतर्गत लेक्चर 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, भौगोलिक स्थिति, काल निर्धारण, कृषि इत्यादि टॉपिक को पढ़ चुके हैं। आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेक्चर 2 देखते हैं, जो स्टार्ट होगा पशुपालन से। अगर अभी तक आप लोग लेक्चर 1 नहीं देखें तो पहले उसको देख लें। आइए शुरू करते हैं लेक्चर 2। तो हड़प्पा सभ्यता का हम लोग का टॉपिक है पशुपालन। पशुपालन का साक्ष्य क्या क्या मिला है? हड़प्पा के लोगों ने खेती के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया। मुख्यतः पालतू पशुओं में बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ऊँट, बिल्ली, गधे, खच्चर और सुअर आदि हैं। इन्हें कुब्बड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। कुब्बड़ वाला सांड, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुब्बड़ वाला सांड हड़प्पा सभ्यता में इसके साक्ष्य मिले हैं। ये इन लोग का विशेष प्रिय था। इसके अलावा उन्हें बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था, जिसकी पुष्टि मुहरों और ताम्र तस्तरियों पर होती है। मुहर जो सिक्के वगैरह मिले हैं उस पर ये बने हुए थे। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ गाय के अवशेष भी नहीं मिले हैं। गधे का उपयोग बोझ उठाने और ऊँट को खेतों में जुताई करने के लिए प्रयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा के लोग हाथी से अच्छी तरह परिचित थे, परंतु उनके पालने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके। संभवतः वह इन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके। घोड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल के एक संदिग्ध टेराकोटा मूर्ति मिलता है। एक घोड़े के अवशेष पश्चिम गुजरात में स्थित सुरकोटदा से मिला है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो गुजरात में स्थित सुरकोटदा से मिला है, जो ईस्वी पूर्व 2000 के आसपास का है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। घोड़ों पर हड़प्पा संस्कृति केंद्रित नहीं थी। आगे देखते हुए गैंडे से भी परिचित थे। गैंडे से भी परिचित थे, जिसका प्रमाण कहाँ से मिला है? आमरी जिला से। गैंडे का प्रमाण कहाँ से मिला है? आमरी जिला से। तथा बतख का चित्रण लोथल से प्राप्त मृद भांड से मिलता है। बतख का भी चित्रण मिला है। कहाँ? मृद भांड मतलब मिट्टी का घड़ा वगैरह में ये बतख का चित्रण मिला। कहाँ से? लोथल से। कुछ पशु पक्षियों जैसे बंदर, खरगोश, हिरण, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू के अवशेष खिलौने और मूर्तियों के रूप में मिले हैं। जो भी हम लोग उत्खनन से मिला है ये साक्ष्य मिला है। बतख का चित्रण मिला है। गैंडे से भी परिचित थे, हाथी से परिचित थे, लेकिन उसे पालतू नहीं बना सके थे। ये उन लोग का पशुपालन व्यवस्था था। वहाँ के कारीगर और शिल्प कौशल कैसे थे? हड़प्पा के लोग पत्थरों और औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कांस्य के निर्माण और उपयोग से भी परिचित थे। ये क्या करते थे? पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे। इससे भी परिचित थे कांस्य के निर्माण से, लेकिन इनका उपयोग ज़्यादा नहीं करते थे। हड़प्पा की संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वे लौह धातु से परिचित नहीं थे। लौह धातु से परिचित नहीं थे। कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति को। ये हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे। आमतौर पर तांबे के साथ टीन को मिलाने से कहाँ से बनाया जाता है ये पता है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए वे कभी कभी तांबे के साथ आर्सेनिक भी मिलाते थे। इसका साक्ष्य मिला है हम लोगों को। हड़प्पाई स्थलों में प्राप्त कांसे के औजार व हथियार में टीन की मात्रा अत्यंत कम है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा में आसानी से न तो टीन उपलब्ध थे न तांबे, जिससे इस क्षेत्र में कांस्य के औजार का विस्तार नहीं हो चुका। सबसे ज़्यादा जो औजार इस्तेमाल करते थे वो किसका बना होता था? पत्थर का। क्यों? क्योंकि कांस्य बनाने के लिए तांबा और टीन की मात्रा आवश्यक होती है। तांबा और टीन की आसानी से न टीन उपलब्ध था न तांबे, जिससे कांस्य का औजार में विस्तार नहीं हो सका। अयस्कों की अशुद्धता से ज्ञात होता है कि तांबे को खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। खेतड़ी राजस्थान से। तांबा कहाँ से पाया गया? तो खेतड़ी राजस्थान से। हालांकि इसे बलूचिस्तान से भी लाया जा सकता है तथा टीन को अफगानिस्तान से। ये कौन सा सामान कहाँ से आता था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खेतड़ी कहाँ से मंगाया जाता, तांबा कहाँ से मंगाया जाता है? तो खेतड़ी राजस्थान से। अब बलूचिस्तान में भी इसका साक्ष्य मिला है। हड़प्पा समाज में कांस्य कारीगरों का महत्वपूर्ण समूह था। उन्होंने मूर्तियों और बर्तनों के साथ साथ कुल्हाड़ी, आरी, चाकू और भाले जैसे विभिन्न उपकरण और हथियार का भी उत्पादन किया। क्या क्या किया? कुल्हाड़ी, आरी, चाकू और भाले जैसे विभिन्न उपकरण। बुने हुए कपास का एक टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है और कई वस्तुओं पर कपड़ों के निशान पाए गए हैं। धुनाई यंत्र का उपयोग कताई के लिए किया जाता था। बुनकर ऊन और कपास का कपड़ा बुनते थे। ऐसा उत्खनन से हम लोगों को साक्ष्य मिला है। ईंटों की विशाल संरचना ईंट निर्माण शिल्प तथा राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण दर्शाती है। हड़प्पा के लोग नाव भी बनाते थे। क्या करते थे? नाव भी बनाते थे। मुहर निर्माण और टेराकोटा निर्माण भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। ये शिल्प और कारीगर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये यहाँ के जो कारीगर शिल्प थे वो नाव भी बनाते थे। मुहर निर्माण जो सिक्के होते हैं
टेराकोटा मिट्टी के बर्तन ये सब बनाए जाते थे। सोनार सोने और चांदी के बहुमूल्य पत्थरों के गहने बनाते थे। इसमें पहली दो सामग्रियाँ अफगानिस्तान से, सोना और चांदी जो था वो अफगानिस्तान से, और ये बहुमूल्य पत्थर ये दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। हड़प्पा के लोग मटका निर्माण, यहाँ के कारीगर जो थे मटका निर्माण के विशेषज्ञ भी थे। मटका घड़ा वगैरह बनाते थे। कुम्हार के पहिए का काफ़ी उपयोग किया गया था। ये मृत भांडों को चिकना और चमकीला बनाते थे। मटका वगैरह भी बनाया जाता था। चालाक लोमड़े और प्यासे कौवे की कहानियाँ हड़प्पा के मृत भांडों पर मिली है। हड़प्पा में जो घड़ा मिला है उसमें चालाक लोमड़े और प्यासे कौवे की कहानी हम लोग पढ़ते हैं, ये इसका चित्रण मिला है वहाँ पर। अब इसका देखते हैं कि व्यापार और वाणिज्य इनका कैसा था। सिंधु लोगों के व्यापार की जानकारी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में पाए जाने वाले भंडारों के अलावा कई मुहरों और मापतोल प्रणाली से भी मिलती है। मुहर और मापतोल का प्रणाली भी से पता चलता है कि यहाँ का व्यापार कैसा था। सिंधुवासी सिंधु सभ्यता क्षेत्र के अंतर्गत पत्थर, धातु, खाल आदि का व्यापार करते थे। कैसे कैसे का व्यापार करते थे? पत्थर का, धातु का, खाल का, चमड़ा वगैरह का। अपेक्षित कच्चा माल उनके नगरों में उपलब्ध नहीं था, अतः उन्हें बाहरी देशों से संपर्क करके मंगाना पड़ता था। कच्चा माल यहाँ पे उपलब्ध नहीं था, कच्चा माल उनके नगरों में उपलब्ध नहीं था, वो बाहरी देशों से संपर्क करके मंगाते थे। व्यापार में धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं होता था। धातु के सिक्के उसमें नहीं थे। संभवतः वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। वस्तु विनिमय में क्या होता है? एक वस्तु देना और दूसरा वस्तु लेना, आदान प्रदान करते हैं। तैयार माल और संभावित अनाज के बदले नाव और बैलगाड़ी के साथ पड़ोसी क्षेत्रों से धातु खरीदते। धातु खरीदने के लिए यहाँ से बना बनाया नाव और बैलगाड़ी देते थे। सिक्का वगैरह का प्रयोग नहीं था। रुपये का प्रचलन उतना ज़्यादा नहीं था। वे पहियों का उपयोग जानते थे। हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियाँ उपयोग में थी। मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की व कांसे की 2 पहियों वाली कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और 4 पहियों वाली कहाँ से मिली है? चन्हुदड़ो से। याद रखेंगे, 2 पहियों वाले मोहनजोदड़ो और 4 पहियों वाले चन्हुदड़ो से। लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया व बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान कहाँ से मिले? बनावली से। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। हड़प्पा का व्यावसायिक संबंध कहाँ कहाँ से था? राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ था। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापार कॉलोनी की स्थापना की। कहाँ की थी व्यापार कॉलोनी? उत्तरी अफगानिस्तान, जिससे मध्य एशिया के साथ व्यापार करने में मदद मिली। मेसोपोटामिया ग्रंथ के अनुसार ईसा पूर्व 350 के आसपास से मेलुहा सिंधु का प्राचीन नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? मेलुहा के साथ व्यापार संबंधों के संकेत मिले। मेसोपोटामिया ग्रंथ में यह पता चलता है कि सिंधु क्षेत्र का जो था मेलुहा, आसपास के मेलुहा सिंधु क्षेत्र के साथ व्यापार संबंध मिलते हैं। मतलब आसपास के एरिया से इनका व्यापार संबंध था। मेसोपोटामिया में प्रवेश हेतु ऊर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर बंदरगाह कहाँ पे था? तो ये मेसोपोटामिया में प्रवेश हेतु ऊर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जबकि लोथल व सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से वाणिज्य व्यापार वगैरह होता था। मेसोपोटामिया पुरालेखों में दिलमुन और मकान नामक 2 मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्रों का उल्लेख मिलता है। दिलमुन और मकन नामक 2 मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्रों का उल्लेख मिलता है, जो मेसोपोटामिया और मेलुहा के मध्य स्थित थे। ये जो दिलमुन और मकन थे वो मेसोपोटामिया और मेलुहा मतलब सिंधु क्षेत्र ही है, इसका पुराना नाम है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित नाव का चित्र एवं लोथल से नाव का चित्र कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो पर एक मुहर है, वहाँ पे मुहर मिला, वहाँ पर अंकित था नाव का चित्र। लोथल से मिट्टी का खिलौना नाव से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग आंतरिक एवं बाह्य व्यापार में मस्तूल वाली नाव का उपयोग करते हैं। मस्तूल वाली नाव क्या होता है? जिसमें एक बड़ा सा खंबा लगा रहता है, इसमें पाल बांधा रहता है, हवा की दिशा के अनुसार ये चलते हैं। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वस्तु है। और कहाँ से हम लोग इसका स्रोत स्थल कहाँ था? सीसा कहाँ से मिलता था? ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत में। याद रखेंगे, सीसा कहाँ से? ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत। ये सीसा दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें एक ऑप्शन गायब कर देगा, वो करेक्ट आंसर आपको देना होता है। शिलाजीत देवदार ये कहाँ से मिले? हिमालय क्षेत्र से। नील रत्न कहाँ से मिलते हैं? बदखशा अफगानिस्तान से। टीन कहाँ से मिले? ईरान और अफगानिस्तान। कहाँ से मिले टीन? ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा कहाँ से? खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी कहाँ से मिले? ईरान और अफगानिस्तान से। सोना अफगानिस्तान, भारत, दक्षिण भारत और कर्नाटक। चांदी और सोना अफगानिस्तान में दोनों मिलते हैं। लाजवर्द मणि ये कहाँ से मिला? बदखशा अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से। फिरोजा कहाँ से मिला है? ईरान से।
कहाँ से? ईरान से आयात किया जाता था। राजनीतिक संगठन अब इसके देखते हैं कैसे थे, क्योंकि इतना बड़ा सभ्यता था उसको चलाने के लिए सत्ता की आवश्यकता होगी। तो राजनीतिक संगठन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कैसा था। हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। वैसे हड़प्पाकालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप का विषय विवादास्पद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग तर्क दिए हैं। केंद्रीय शक्ति सत्ता के बारे में राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में विद्वान एकमत नहीं। क्या है? ये एक अनुमान लगाया जाता था वहाँ पे उत्खनन के दौरान, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि विवाद हो सकता है। व्हीलर कहते हैं कि मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा और उनमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। व्हीलर के अनुसार कि वहाँ पे मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म बहुत इम्पोर्टेंट था। स्टुअर्ट पिगड़ कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक, ये भी जनतंत्रात्मक ही कहते हैं। मैके कहते हैं मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथों में था, एक प्रतिनिधि शासक था उसके हाथों में था। वीवी स्टुअर्ट कहते हैं गुलामों पर आधारित यहाँ पे शासन था। लोकमत जो लोग बोलते हैं वो क्या है? समृद्ध व्यापारी वर्ग के हाथों में था, क्योंकि यहाँ शहरीकरण व्यवस्था थी, बहुत ज़्यादा व्यापार था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि व्यापारी वर्गों के हाथ में शासन रहा होगा। हड़प्पाकालीन व्यापारिक ढांचे से लगता है कि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा शासन व्यापारी वर्ग के हाथों में था। ऐसा लोकमत है। वाणिज्य प्रणाली दृष्टि से कहा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार, कल हम लोग देखे थे, विशाल स्नानागार भी यहाँ मोहनजोदड़ो में मिला था, अन्नागार भी बहुत बड़ा था। यहाँ पे खजाना या राजकोष होता है, जो अन्नागार था ये ऐसा कहा जाता है कि ये खजाना या राजकोष होता था और कर के रूप में अनाज एकत्र किया जाता। कर के रूप में क्या लेने की प्रथा थी? अनाज। किलाबंदी कई शहरों की विशेषताएं होती थी। किलाबंदी शहरों को सुरक्षित करने के लिए धौलावीरा में विशेषकर किलों के अंदर किले बने होते थे, ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते हैं। किसी संगठित बल या अस्थायी सेना का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है। अस्थायी सेना का स्पष्ट अनुमान नहीं है, लेकिन पत्थरों व सुरकोटदा के बर्तन में सैनिक के चित्रण से अस्थायी सेना का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब वहाँ पे बर्तन में, सुरकोटदा में जो बर्तन मिले हैं वहाँ पे सैनिक चित्रण से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे अस्थायी सेना थी, लेकिन इसको कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है। हालांकि हड़प्पा में कोई हथियार नहीं था। हड़प्पा में ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे कोई हथियार उसमें नहीं था। किसी भी हड़प्पा स्थल पर किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला। हालांकि मेसोपोटामिया की सभ्यता और हम लोग जो पढ़ते हैं मिस्र की सभ्यता, वहाँ पे मंदिर के अवशेष मिले थे, लेकिन हड़प्पा में मंदिर के अवशेष नहीं मिले। हालांकि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। महान स्नानागार हम लोग देखे थे कि एक स्नान कुंड बना हुआ था वहाँ पर, और वहाँ महान स्नानागार धार्मिक क्रियाकलापों को दर्शाता है, इसलिए यह कहना गलत होगा कि पुरोहित वर्ग ने हड़प्पा में शासन किया। यहाँ ये महान स्नानागार बना हुआ था मोहनजोदड़ो में, इसमें क्या है? धार्मिक क्रियाकलापों को दर्शाता है, इसलिए ऐसा कहना गलत है कि पुरोहित वर्ग ने हड़प्पा में शासन किया। इसके विपरीत मिस्र और मेसोपोटामिया में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, जिससे लगता है कि मेसोपोटामिया के निचले शहरों में पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा। यहाँ मंदिर का प्रमाण मिला है मिस्र और मेसोपोटामिया, इसलिए ऐसा माना जाता है कि पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा। लेकिन हड़प्पा में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिले, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पुरोहित वर्ग का शासन नहीं है। ऐसा अनुमान है कि सिंधु वासियों की नगरीकरण संरचना तथा व्यापारिक स्तर पर उत्पादन के लिए कोई प्रशासन व्यवस्था रही होगी। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सामाजिक जीवन कैसा है। वाणिज्य व्यापार देख लिया, राजनीतिक जीवन देख लिया, अब ये सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? परिवार था। मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मुहरों पर अंकित चित्रों से यह परिलक्षित होता है हड़प्पा समाज मातृ शतात्मक था। कैसा था? मातृ शतात्मक। इसमें औरतों का वहाँ पर अधिक महत्व था। दुर्ग मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शवों के दफनाने व अंतिम संस्कार के विभिन्न ढंग प्रतीत होते। वहाँ पे सामाजिक जीवन था, कैसा था? तो मातृ देवी की पूजा होती थी, शवों को दफनाने वगैरह का बहुत सारा ढंग था। समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी और मजदूर में विभाजित रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। विभिन्न आवासीय संरचनाओं में हड़प्पा समाज में जो 2 कमरे वाले घर थे वह संभवतः कारीगर और मजदूरों के थे। 2 कमरे वाले जो घर थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वह कारीगर और मजदूरों के लिए होते थे। सिंधुवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खरबूज, तरबूज तथा गाय, शुगर, बकरी और मछली आदि का मांस के रूप में प्रयोग करते थे ये लोग। मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त ताम्र तथा कांस्य के बर्तनों का भी उपयोग भी हड़प्पाई लोगों द्वारा किया जाता था। ये कांस्य युगीन सभ्यता था, तो हम लोग ये जान रहे कांस्य का उपयोग किया जाता था। बर्तनों के रूप में मिट्टी एवं धातु के बने कलश, थाली, कटोरे, तस्तरी, गिलास
एवं चम्मच का प्रयोग करते थे। वो जनरल है जो अभी भी हम लोग करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। ऐसा माना जाता है उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी और उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते हैं। उस मूर्ति में क्या दिखाई देते हैं? मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते हैं। सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग होता था। सूती कपड़ा का भी उपयोग होता था, ऊनी कपड़ा का भी उपयोग होता था। स्त्री तथा पुरुषों में बहुमूल्य धातुओं जैसे सोने, चांदी, हाथी दांत, ताम्र तथा सीपियों से निर्मित आभूषण प्रचलित थे। वहाँ का सामाजिक व्यवस्था में जो पुरुष और महिला थे सोने, चांदी, हाथी दांत, ताम्र और सीपियों से निर्मित आभूषण पहनते थे। आभूषणों में कंठार, भुजबंद, कर्णफूल, छल्ले, चूड़ियाँ, कालीबंगा से प्राप्त करघरनी, पायजेब आदि ऐसे आभूषण मिले। मानकों के हार सामान्य रूप से प्रचलित थे, जिनकी निर्माण कार्यशाला चन्हूदड़ों में अवस्थित थी। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। क्या मानकों के हार सामान्य रूप से प्रचलित है और इसकी कार्यशाला चन्हूदड़ों में थी। अरे सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री के अवशेष मिले। सिंधु कालीन स्थल चन्हूदड़ों से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ मिले? चन्हूदड़ों। कहाँ मिले? चन्हूदड़ों। मनोरंजन के लिए ये क्या करते थे? मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई, चौपड़, पासा खेलना, ये काम करते थे। वहाँ सामाजिक जीवन में ये था कि वहाँ के लोग क्या करते थे? ये मनोरंजन के लिए काम करते थे। साथ ही धार्मिक समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। अभी मनोरंजन के लिए लोग जैसे मोबाइल देखते हैं, ये मनोरंजन का काम था उसमें का। रूपनगर रोपड़ की एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के अवशेष मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मालिक के साथ कुत्ते के अवशेष कहाँ मिले? रूपनगर रोपड़ में। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कुत्ते को लोग पालतू बनाते थे। लोथल में प्राप्त कब्रों में शवों को विभिन्न तरीकों से दफनाए गए हैं। दफनाने का तरीका भी बहुत अलग अलग था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ का धार्मिक प्रथा परंपरा कैसा था यहाँ के लोगों का। हड़प्पा संस्कृति में उनके धार्मिक जीवन की जानकारी मूर्तियों, मुहरे, मृदभांड, पत्थर तथा अन्य पदार्थों से निर्मित लिंग, कब्रिस्तान आदि से मिलती है। यहाँ का धार्मिक परंपरा की जानकारी कैसे मिलती है? मूर्तियों से, मुहरे से, मृदभांड जो मिट्टी का बने होते थे उस पर अंकित चित्र से, पत्थरों से, जिसमें मोहनजोदड़ो का विशाल महास्नानागार भी जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। ये धार्मिक क्या था? वहाँ पे जल पूजा का एक साक्ष्य मिला है, महान स्नानागार, जो कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में भारी मात्रा में मिली मिट्टी की मृण मूर्तियों, टेराकोटा जिसको बोलते हैं, मिट्टी से बनाया जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा भारी मृण मूर्तियों मिली है। एक स्त्री मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। जो मिट्टी का बना हुआ है उसमें क्या है? गर्भ से, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ बनाया गया है। इससे यह मालूम होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसका पूजा करते थे। यह वहाँ की धार्मिक व्यवस्था थी। हड़प्पा के लोगों ने उसी तरह उसकी पूजा करते थे जिस तरह मिस्र में नील देवी आइसिस की पूजा की जाती थी। नील देवी आइसिस की पूजा मिस्र में किया जाता था, उसी तरह हड़प्पा के लोग क्या करते थे? ये मृण मूर्ति की पूजा करते थे उर्वरता की देवी मानकर। सिंधु घाटी में पुरुष देवता मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाले पुरुष देवता का चित्रण प्राप्त हुआ है। 3 मुख वाले पुरुष देवता का चित्रण कहाँ से मिला है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा। यह है मोहनजोदड़ो से। एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में, पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। उसकी बाईं ओर क्या है? एक गैंडा और भैंसा। दाईं ओर एक हाथी, एक व्याघ्र एवं हिरण है। चित्रित इस पुरुष देवता को पशुपति महादेव के रूप में पहचाना गया। किसके रूप में पहचाना गया? पशुपति महादेव के रूप में। ये 3 मुख वाले देवता का कहाँ से साक्ष्य मिला? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर, जिसमें क्या है? एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसकी बाईं ओर गैंडा और भैंसा है और दाईं ओर हाथी, व्याघ्र और हिरण है, जिसका संबंध हम लोग पशुपति महादेव के रूप में जानते हैं। इसके अलावा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से मिले पत्थर के बने लिंग और योनि से उनकी पूजा के प्रचलन में होने का भी प्रमाण मिला। वृक्ष और पशुओं की पूजा मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर वृक्ष पूजा के भी प्रमाण प्राप्त हुए। मुहर पर पीपल की डालों के मध्य एक देवता का चित्रण मिला है। मुहर पर क्या मिला? पीपल के डालों के मध्य एक देवता का चित्र मिला है। सिंधुवासी पशुओं की भी पूजा करते थे। सिंधुवासी क्या करते थे? पशुओं की भी पूजा करते थे। मुहरों पर पशुओं की आकृतियां अंकित हैं, जिसमें कुब्बड़ वाला सांड उनके लिए विशेष पूजनीय था। कुब्बड़ वाला सांड उनके लिए विशेष पूजनीय था। यहाँ से गौ पूजन के प्रमाण नहीं मिले। गाय का पूजा नहीं होता था हड़प्पा से। अधिक मात्रा में मिली ताबीज़ों से ऐसा लगता है कि हड़प्पाई लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे।
हड़प्पा के लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। संभवतः उनके अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज धारण करते थे, कुछ बुरा ना हो जाए उससे बचने के लिए। लोथल एवं कालीबंगा से हवन कुंडों एवं यज्ञ वेदियों का उपलब्ध होना अग्नि पूजन के प्रचलन का प्रमाण प्रस्तुत करता है। मतलब कि यहाँ पे यज्ञ वेदी और हवन कुंड बने हुए थे। इससे पता चलता है कि यहाँ पे अग्नि पूजन होता था। ये कहाँ से मिला? लोथल और कालीबंगा से। नाग पूजा के भी प्रमाण मिले, यहाँ से नाग पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। याद रखेंगे, गौ पूजन का प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है। कुबड़ वाले सांड के पूजन का प्रमाण मिला है, तंत्र मंत्र वगैरह मिला है, नाग पूजा का मिला है, अग्नि पूजन का मिला है। आगे देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त एक मिट्टी की पट्टी पर एक महिष यज्ञ का दृश्य चित्रित है जो महिषासुर मर्दानी की याद दिलाता है। ये किसका याद दिलाता है? महिषासुर मर्दानी की याद दिलाता है। ये देखिए क्या मिला? महिष यज्ञ। ये कहाँ मिला? इससे मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा से एक मिट्टी की पट्टी पर बना हुआ है। हड़प्पा संस्कृति में कहीं से भी किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधुवासी वृक्ष, पशु, पुरुष व स्त्री के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे। वृक्ष, पशु, पुरुष व स्त्री के स्वरूप में, परंतु वे इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। उसमें वो मंदिर नहीं बनाते थे, मंदिर नहीं बनाते। मंदिरों वाली प्रथा प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं में पाई गई है। हम लोग ऊपर देख चुके हैं। हड़प्पा के लोगों में जो धार्मिक रीति रिवाज प्रचलित थे, जैसे मांग में सिंदूर भरता विवाहित हिंदू स्त्रियों के लिए सुहाग का प्रतीक होना, ये सिंदूर उंदूर भरते थे उस समय भी। स्वास्तिक को पवित्र मंगल चिन्ह माना गया, उस समय भी माना जाता था। तथा कुबड़ वाला सांड जैसे आज भी हिंदुओं में पाए जाते हैं, ये आज भी प्रचलित थे। परंतु गौ पूजन का प्रमाण नहीं मिलता, बल्कि मांसाहार में गाय का उल्लेख मिलता है। ये एक बहुत अलग बात थी, क्योंकि वहाँ गौ पूजन के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन मांसाहार में गाय का प्रयोग किया जाता था। अब देखते हैं ताबीज, वो भूत प्रेत से बचने के लिए यूज करते थे। स्वास्तिक सूर्योपासना का प्रतीक था, सूर्य की पूजा। यह चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक कहाँ की देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन। योगी के रूप में बैठे पुरुष योगीश्वर का शिव स्वरूप। श्रृंग शिव से संबंधित। बैल संहारकारी देवता शिव का वाहन था। नंदी उस समय भी मौजूद, साक्षी मिले। बकरा बलि हेतु प्रयुक्त होता था, आज भी हो रहा है। भैंसा किसी देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक। देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक क्या था? भैंसा। नाग, इसकी भी पूजा होती थी, हम लोग देखें। बैल, भेड़ एवं बकरी पशु बलि का होता था। शवों के साथ बर्तन और अन्य सामग्री, मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास। शव के साथ ये सारा कुछ दफना दिया जाता था, बर्तन अन्य सामग्री। ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाना धार्मिक विश्वास का होता। उत्तर दक्षिण दिशा में शव को लेटाया जाता था। शायद ये आज भी किया जाता है। दो शवों का एक साथ गाड़ा जाना, पुरुष की मृत्यु का संभवतः स्त्री का सती होना, सती प्रथा के भी साक्ष्य मिले। हड़प्पा काल के बाद उत्तर वैदिक युग में मूर्ति पूजा के आरंभ का संकेत मिलता है। हालांकि मूर्ति पूजा गुप्त काल से प्रचलित हुई, तब पहली बार मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा लिपि। वो लिखने वगैरह के लिए किस लिपि का प्रयोग करते थे? हड़प्पा के लोगों ने प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों की तरह लेखन की कला का आविष्कार किया। इनका लेखन का कला था मेसोपोटामिया की तरह। हड़प्पा की लिपि की खोज किसने की थी? 1853 में। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की, जिसे हड़प्पाई लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से बताया। किसने किया हड़प्पाई लिपि को? अलेक्जेंडर कनिंघम। कब किया? 1853। किस लिपि से बताया? ब्राह्मी लिपि से संबंध बताया। संपूर्ण लिपि की खोज सन 1923 में पूरी हुई, परंतु अभी तक इसकी व्याख्या नहीं हुई है। कुछ विद्वानों ने इसे प्रोटो द्रविड़ भाषा के साथ, कुछ ने संस्कृत के साथ, जबकि अन्य विद्वानों ने सुमेराई भाषा के साथ जोड़ा इसका संबंध। पूरी खोज कभी 1923 में, लेकिन अभी भी व्याख्या नहीं हो सकी। कुछ विद्वान बताते हैं प्रोटो द्रविड़ भाषा के साथ इसका संपर्क बताते हैं, कुछ संस्कृत के साथ, कुछ सुमेराई भाषा के साथ। आगे देखते हैं। चूंकि लिपि ना पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों के मूल्यांकन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो भी लिखा था वो हम लोग पढ़ नहीं पाए। हड़प्पा लिपि वर्णमाला के अनुसार नहीं है, यह एक चित्रकारी के रूप में। लिपि मछली, चिड़ियों और मानवकृत आदि के चिन्ह मिले। यहाँ पे वर्णमाला नहीं मिला है, चित्रकारी के रूप में यहाँ का लिपि होता है, जिसमें मछली, चिड़ियाँ और मानवकृति के चित्र मिले। पत्थर की मुहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पा लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं, जिसमें से कुल मिलाकर 250 से 400 चित्रलेख हैं। चित्र बना होता था। चित्रलेख के रूप में इसके प्रत्येक अक्षर से कुछ ध्वनि, विचार या वस्तु का अर्थ स्पष्ट होता है, जो हम लोगों को समझ नहीं आया कि लिखा क्या था। मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत हड़प्पा ने लंबे समय तक शिलालेख नहीं लिखा था। अधिकांश अभिलेख उनके मुहर पर दर्ज थे। उनमें
वे कुछ ही शब्द होते थे, शब्द कम होते थे, ज़्यादा चित्र होते थे। मुहरों पर प्राप्त चित्रलेखों या संकेतों के साथ पशु पक्षियों की जो आकृतियाँ उत्कीर्ण है उनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि सिंधु लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती थी? सिंधु लिपि दाईं से बाईं ओर। किस लिपि से संबंध बताया गया इसका? अलेक्जेंडर क्रंगम ने ब्राह्मी लिपि कब किया था? 1853। कब किया था? 1853। ये कुछ फैक्ट आप याद रखेंगे। 1853 अलेक्जेंडर क्रंगम ब्राह्मी लिपि संबंध बताया गया है। हालांकि ज़्यादा चित्र होते थे जो हम लोग पढ़ नहीं थे। साथ ही जहाँ लिपि संकेत चित्रलिपि 2 पंक्तियों में है वहाँ पर बुस्ट्रोफिदन पद्धति का भी प्रयोग हुआ, अर्थात पहली पंक्ति दाईं ओर से बाईं ओर, जबकि दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं। पहली दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं जाती है। बुस्ट्रोफिदन पद्धति इसको बोलते हैं। इतने अधिक संकेतों वाली लिपि वर्णमालात्मक नहीं हो सकती, अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक थी, तो वर्ण चित्र के रूप में कहते हैं। अब हम लोग लिपि उनका लिखने का तरीका देख लिया। अब हम लोग देखते हैं माप तौल की प्रणाली उनकी क्या थी। बाट, माप एवं नाप तौल का व्यापारिक कार्य में महत्वपूर्ण योगदान था। सैंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा में प्रयुक्त बाटों की तौल अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 200 और 320 ये तौल का अनुपात था। बाट घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार एवं ढोलाकार थे। तौल की इकाई लगभग संभवतः 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा के लोग भी माप की कला को जानते थे। माप के निशान के साथ अंकित छड़ पाए गए हैं, जिसमें से एक कांस्य का बना है। माप के लिए छड़ का प्रयोग करते थे। अभी हम लोग देख रहे थे वहाँ के लोगों का माप तौल प्रणाली क्या था। हम लोग सामाजिक जीवन देख चुके हैं, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन। अब हम लोग देख रहे हैं माप तौल के लिए क्या करते थे। मोहनजोदड़ो से सीप का, हड़प्पा से तांबे का, कालीबंगा से मिट्टी का तथा लोथल से हाथी का दांत का पैमाना मिला। मोहनजोदड़ो से किसका? सीप का मिला है, हड़प्पा से तांबे का मिला, कालीबंगा से मिट्टी का, लोथल से हाथी के दांत का पैमाना मिला मापने के लिए। सूरकोटजा जो हड़प्पा वासियों के बंदरगाह में से एक था, तराजू के साक्ष्य मिले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तराजू के साक्ष्य कहाँ से मिले? सूरकोटजा जो हड़प्पा वासी का बंदरगाह था। लोथल और सूरकोटजा ये का बंदरगाह था। हड़प्पा के लोग बर्तन कैसा यूज करते हैं? हड़प्पा के कुम्हारों को पहिए के उपयोग में महारत आती थी। मृत भांडों पर सामान्यतः पेड़ों और वृत्तों की आकृति मिलती है। कुछ बर्तनों पर पुरुषों की छवि भी चित्रित है। पुरुष देवता के रूप में भी देखा था। बर्तन अधिकांशतः लाल एवं गुलाबी रंग के थे। इसमें डिश ऑन स्टैंड नीचे से आधार युक्त तस्तरी नीचे चौड़ा होता था में शामिल है। विभिन्न प्रकार के मृत भांडों को अलग अलग डिजाइन से पेंट भी किया गया था, जिसमें लाल मृत भांडों पर काले रंग का प्रयोग हुआ है। मृत भांडों पर आकृतियों के साथ सिंधु लिपि भी मिलती है। सिंधु लिपि ये बर्तन थे, उनको मिट्टी वगैरह के बने हुए थे, कुछ कांच के भी बर्तन मिले थे। अब यहाँ पे है मुहर और मुद्रण, पैसा वगैरह के लिए क्या करते हैं। हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक रचना मुहर है। सिंधु सभ्यता विभिन्न स्थलों से अब तक 3000 से अधिक प्राप्त हुई है, जिसमें से लगभग 1300 मुहरें अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता में मुहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार के रूप में मिली हैं। अधिकांश मुहरों पर छोटे चित्रों में एक सिंगी पशु, भैंस, बाघ, गैंडे, बकरियां, हाथी, हिरण और मगरमच्छ जैसी तस्वीरें अंकित हैं। कालीबंगा से प्राप्त एक मुहर पर किसी देवता के साथ आराध्य देव की आकृति मिली है। कालीबंगा से मुहर मिला है, देवता के साथ आराध्य देव की आकृति मिली है। लोथल और देशरपुर से तांबे की बनी मुहर और मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव की आकृति की अंकित मुहर मिली है। मुहरों के निर्माण में सर्वाधिक उपयोग सेल खड़ी का किया जाता था। इसके अलावा चीनी मिट्टी और हाथी दांत का भी प्रयोग किया जाता था। थैंक यू दोस्तों। तो ये था आज का सेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की अपडेट मिस ना हो, और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।